ससुराल की छत। निशा और मोनिका दोनों देवरानी जिठानी जो एक दूसरे से अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन दोनों के लिए घर की छत तो एक ही है। अब सर्दी के मौसम में छत कितने मायने रखती है ये तो आप सब समझते ही होंगे। अब सर्दी में छत के लिए घर में दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कैसे कैसे कलेश होते हैं, चलिए देखते हैं। अलग अलग फ्लोर पर रहने से अच्छा है पहले ही छत का बंटवारा करवा लिया होता तो सही रहता। अब पूरी सर्दियां ऊपर उस मोनिका की शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे सुबह सुबह किस बात पर अपना मूड खराब कर रखा है? सुबह सुबह तो कम से कम ठीक से रहो। चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं, आज धूप निकली है, मैं छत पर जाके कपड़े धोऊंगी। पता नहीं हफ्ते में फिर कब दोबारा धूप निकले। निशा सारे गंदे कपड़े लेकर ऊपर छत पर चली जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी मोनिका पहले से ही छत पर कपड़े धो रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिठानी जी, लगता है आपको चश्मे का नंबर आ गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझे, और ये भी समझ में आ रहा है कि जानबूझकर कपड़े धोने के लिए छत पर आई हो। अच्छा जी, मेरा तो दिमाग खराब है ना, जो इतनी सर्दी में जानबूझकर कपड़े धोऊंगी मैं, वो भी इतने ठंडे ठंडे पानी में। हाँ, तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आज मुझे कपड़े धोने थे और मुझे परेशान करने का तो तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब अपने कपड़े यहाँ से हटाओ और चुपचाप मुझे कपड़े धोने दो। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे धोने दूँ? और अगर कपड़े धोने इतने ही ज़रूरी थे तो सुबह जल्दी उठकर छत पर आ जाती। अब जब तक मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे तब तक मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगी। इंतज़ार कर लो आप। देखो तो ज़रा, इंतज़ार कर लो आप। आई बड़ी मुझे ऑर्डर देने वाली। मैं 1 घंटे बाद आऊँगी, तब तक तुम्हारे सारे कपड़े धुल जाने चाहिए, वरना जितने भी कपड़े बचेंगे ना उसे तुम कल धोना। अरे हाँ हाँ ठीक है, धुल जाएंगे 1 घंटे में मेरे कपड़े। निशा नीचे आ जाती है और 1 घंटे बाद फिर से छत पर कपड़े धोने के लिए जाती है। मोनिका के कपड़े धुल चुके थे इसलिए वो नीचे चली जाती है और निशा कपड़े धोने शुरू करती है। अच्छा हुआ जो चुपचाप नीचे चली गई, वरना फिर से इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती। पता है मुझे जानबूझकर कपड़े धोने के लिए ऊपर आई थी, पर मैं भी निशा हूँ निशा, भेज दिया इसे चुपचाप नीचे। निशा कपड़े धो लेती है, लेकिन जब वो कपड़ों को सुखाने के लिए तार को देखती है तो सारे तार पर मोनिका ने पहले ही कपड़े भर दिए थे। जब इसे पता था कि आज मैं भी कपड़े धोने वाली हूँ तो थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ सकती थी कपड़े सुखाने के लिए। अभी बताती हूँ इसे। मोनिका, मोनिका! निशा मोनिका को आवाज़ लगाती है और मोनिका जल्दी से ऊपर आती है। अरे क्या हो गया? क्यों मोनिका मोनिका चिल्ला रही हो? जब तुझे पता था कि तेरे बाद मैं कपड़े धोने वाली हूँ तो तूने पूरी छत पर अपने कपड़े क्यों सुखाए? अभी के अभी आधे कपड़े उतार दे, मुझे कपड़े सुखाने हैं। अरे कहाँ से उतार दूँ और उतार कर सुखाऊंगा? इतनी ही फैसिलिटी चाहिए थी तो जल्दी उठकर छत पर आना चाहिए था। जाकर नीचे तार लगाकर कपड़े सुखा लो, मैं इनमें से एक भी कपड़ा नहीं उतारने वाली। अब मोनिका तो ये बोलकर नीचे चली जाती है, लेकिन निशा को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो मोनिका के सुखाए हुए कपड़ों पर ही अपने धुले हुए सारे कपड़े सुखा देती है। मत उतार कपड़े, अब पता चलेगा तुझे। शाम को मोनिका छत पर जाती है तो अपने सुखाए हुए कपड़ों पर निशा के कपड़े सूखते हुए देखकर उसका खून खौल जाता है और वो उसके सारे कपड़ों को नीचे गिरा देती है। तभी निशा भी कपड़े उतारने के लिए ऊपर आती है। ये क्या किया तूने? सारे धुले धुलाए कपड़ों को नीचे फेंक दिया। तो आपने इन कपड़ों को मेरे कपड़ों के ऊपर सुखाया क्यों? मैंने बोला था ना नीचे सुखा लो। अब जैसी करनी करोगी वैसा ही फल भोगोगी। तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, ज्यादा डायलॉग बाजी करनी है ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे धुले धुलाए कपड़े गंदे किए, अब मैं तेरे धोए हुए कपड़े गंदे करूंगी। निशा भी मोनिका के सारे कपड़ों को नीचे गिरा देती है और इस चक्कर में दोनों का कपड़े धोने का कोई फायदा ही नहीं होता और अगले कई दिन तक सर्दी में धूप भी नहीं निकलती। तभी कुछ दिन बाद, अरे यार मोनिका, ये क्या कर रही हो तुम? आपने बोला था ना इस बार सर्दी में गाजर का अचार बना देना, तो बस वही कर रही हूँ। मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसे बस जार में गाजर के साथ डालकर छत पर धूप में रख कर आऊँगी। मोनिका अचार का जार लेकर ऊपर धूप में रख कर आती है। थोड़ी देर बाद निशा भी गद्दे और कंबल सुखाने छत पर जाती है। अच्छा है आज इसने कपड़े नहीं धोए, वरना कंबल सुखाने की जगह ही नहीं मिलती। निशा कंबल वगैरह सुखाकर नीचे आ जाती है। 2-3 घंटे बाद मोनिका छत पर अचार का जार लेने जाती है तो देखती है कि जार पर तो धूप लग ही नहीं रही। हद हो गई, मैंने अचार को धूप में रखा और ये यहाँ पर अपने कंबल सुखाकर चली गई। दूसरी तरफ भी तो सुखा सकती थी, इन्होंने जानबूझकर अचार को धूप नहीं लगने दी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मोनिका जानबूझकर सूखे हुए कंबलों पर पानी डाल देती है और जैसे ही निशा ऊपर कंबल उतारने के लिए आती है तो कंबल तो पूरे गीले पड़े थे।
अरे यार, ये सारे के सारे कंबल गीले कैसे हो गए? दिन में बेड से निकालकर सीधा छत पर ही तो डाले थे। पक्का ये सब मोनिका का काम है। एक घर में वही तो है जो मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत कर सकती है। निशा गुस्से में मोनिका के फ्लोर पर जाती है। तूने मेरे कंबलों पर पानी क्यों डाला? पता है ना सर्दी में कितनी मुश्किल से धूप निकलती है। हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि सर्दियों में कितनी मुश्किल से धूप निकलती है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं, इसीलिए तो मेरे अचार को सूखने नहीं दिया। उसके ठीक सामने इन कंबलों को सुखा दिया। अरे लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि वहां पर तुमने अचार सूखने के लिए रखा हुआ है। ध्यान नहीं गया मेरा। ये सब ना बहाने हैं, वरना इतनी बड़ी अचार की बरनी आपको दिखी नहीं। अरे हद हो गई। मैं भला जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? अब नहीं दिखी तो नहीं दिखी। कोई बात नहीं, एक बार नहीं दिखी तो क्या हुआ, अगली बार अच्छी तरह दिखाई देगी, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि अगर आपने फिर से ऐसा किया तो दोबारा से भी आपकी कंबलों का यही हाल होगा। तुम्हें तो मैं बस बस बस, मेरे सामने गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। अब आप आराम से अपने फ्लोर पर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अब सर्दी में जिस भी दिन धूप निकलती उस दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा ज़रूर होता। कुछ दिन बाद, मम्मा नीचे बैठकर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, ठंड लग रही है, चलो ना छत पर चलकर बैठते हैं, धूप में थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर लूँगा। ठीक है बेटा, चलो। इसी बहाने मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी। निशा अपने बेटे रोहन के साथ ऊपर छत पर जाती है और वो दोनों चटाई बिछाकर वहाँ बैठ जाते हैं। रोहन अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद, मम्मी चलो ना छत पर चलते हैं, थोड़ी देर धूप में जाकर बैठते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बस छत पर वो निशा दीदी है ना, वो सारा मूड खराब कर देगी। मोनिका भी राशि के साथ छत पर चली जाती है और राशि छत पर जाते ही गाना चलाकर डांस करना शुरू कर देती है। देखो मम्मा, मैं कितना अच्छा डांस कर रही हूँ ना। राशि प्लीज़ गाने की वॉल्यूम कम करना, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं रोहन भैया, अगर गाने की आवाज़ कम करूँगी तो डांस करने में मज़ा नहीं आएगा, आप नीचे जाकर पढ़ लो। भला ये क्या बात हुई? अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो जानबूझकर क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे पता है मोनिका, ये सब तुमने ही करने के लिए कहा होगा राशि को, वरना छोटी सी बच्ची इतनी जिद क्यों करेगी? हद हो गई भी, मैं क्यों बोलूँगी? और अब आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा ही दिया है ना, तो अब देखो म्यूज़िक तो और तेज़ बजेगा। और बेटा तुझे पढ़ना ही है ना तो नीचे जाकर पढ़ ले, क्योंकि छत पर तो अब जब तक धूप रहेगी तब तक म्यूज़िक बजता रहेगा। अब इस बात पर फिर से उन दोनों की बहस छिड़ जाती है और बेचारा रोहन नीचे ही आ जाता है। कुछ दिन बाद, अरे निशा, हमारे घर में ये कुत्ता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चुपचाप आराम से तो बैठा है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि हमारे घर में अचानक एक कुत्ता कहाँ से आ गया? रोहन लेकर आया क्या कहीं से? अरे नहीं नहीं, वो पड़ोस वाली शिल्पा है ना, आज वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी और अपने डॉग को भी साथ लेकर जा रही थी। तो मैंने बोला तुम क्यों परेशान होती हो, जब तक तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ से नहीं आ जाती तब तक टाइगर को मैं संभाल लूँगी। अच्छा अच्छा, चलो टाइगर, छत पर धूप निकली है, हम दोनों छत पर चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। ऑफिस में तो धूप नसीब होती नहीं, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो थोड़ी धूप ले लूँ। सुनील, निशा और टाइगर छत पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मोनिका छत पर आती है तो टाइगर को देखकर डर जाती है और टाइगर उसे देखते ही भौंकने लगता है। भू 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 भू। अरे छत पर ये पड़ोसियों का कुत्ता कहाँ से आ गया? दीदी हटाओ इसे, नीचे भेजो। अरे डर क्यों रही हो, कुछ नहीं करेगा। अभी तक आराम से बैठा था ना, अच्छे लोगों को कुछ नहीं कहता, पर पता नहीं तुम्हें देखते ही इसने भौंकना क्यों शुरू कर दिया। आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे देखते ही इसने भौंकना शुरू किया। मेरे कहने का तो कुछ मतलब नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे आने से पहले ये शांत बैठा था और तुम्हारे आते ही भौंकने लगा। वैसे ये ना तभी भौंकता है जब इसका किसी को काटने का मन करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें नहीं काटेगा। रहने दो आप, मुझे पता है आप जानबूझकर इसे ऊपर लेकर आई हो ताकि मैं छत पर धूप में ना बैठ पाऊँ। पूरी छत पर आपने ही कब्जा कर लिया है, कभी मुझे ढंग से सुख लेने ही नहीं देते। अरे मैंने कब कुछ बोला? मैं तो बोल रही हूँ कि बैठ जाओ। अब तुम्हें ही छत पर नहीं बैठना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? टाइगर, तुम ही बुला लो, क्या पता तुम्हारे बुलाने से यहाँ ऊपर आ जाए। भू भू भू। निशा जानती थी कि मोनिका कुत्तों से डरती है, इसलिए उसने जानबूझकर पड़ोसन के उस डॉग को लाया था ताकि जब तक वो उसके पास रहेगा तब तक डर के मारे मोनिका छत पर नहीं आएगी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद, उस टाइगर का फ़ायदा उठाकर निशा भाभी ने मुझे इतने दिन तक छत पर बैठने नहीं दिया, लेकिन मेरा नाम भी मोनिका है। मोनिका, इस बात का बदला तो मैं उनसे लेकर रहूँगी, छत पर बैठना हराम कर दूंगी उनका। मोनिका छत पर जाती है और एक चूल्हे वाले को बुलाकर छत पर एक चूल्हा बनवा लेती है और पूरी छत पर उपले और लकड़ियां बिखेर देती है।
अब मुझे पता है थोड़ी देर बाद निशा दीदी रोहन और सुनील भैया के साथ ऊपर आएगी और जैसे ही ऊपर आएगी वैसे ही मैं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दूंगी और जब उनकी आंखों में वो धुआं आ जाएगा आहा क्या मज़ा आएगा। अब मोनिका निशा के छत पर आने का इंतजार करती है और निशा जैसे ही सुनील और रोहन के साथ छत पर जाती है वैसे ही मोनिका भी छत पर जाकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है और पूरी छत पर धुआं धुआं फैलने लगता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जब घर पर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है तो चूल्हे पर खाना बनाने का क्या शौक चढ़ा है तुम्हें? मुझे चूल्हे पर खाना बनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा, लेकिन महेश जी को आज चूल्हे का खाना खाने का मन था और राशि ने भी कभी चूल्हे वाला खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। आपको भी खाना है तो आपके लिए भी बना दूँ। बहुत अच्छे से पता है किसका कितना चूल्हे वाला खाना खाने का मन है, अच्छी तरह जानती हूँ। हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है ना, ताकि इस चूल्हे का धुआं हमारी आंखों में लगे और हम परेशान हो। अरे दीदी आप दोनों कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। चूल्हे की बात में सभी ये भूल जाते हैं कि छत पर रोहन की स्कूल ड्रेस सूख रही थी जो वाइट कलर की थी। अचानक रोहन का ध्यान उस पर जाता है और वो देखता है कि चूल्हे के धुएं से उसकी स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल काली पड़ गई है। अरे चाची ये आपने क्या किया? आपके चूल्हे के धुएं की वजह से मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब मुझे फिर से ये कपड़े धोने पड़ेंगे। एक तो इतनी सर्दी में कपड़े धोने की महाभारत और फिर उन्हें सुखाने की। आज तो तूने बहुत ही गलत हरकत की है, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे नहीं दीदी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में मेरा ध्यान ही नहीं गया कि रोहन की स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ पर सूख रही है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इस बात पर दोनों की बहस छिड़ जाती है और मोनिका का सारा ध्यान चूल्हे से हटकर निशा की बात पर चला जाता है और चूल्हे की आग मोनिका के दुपट्टे में लग जाती है। आग! आग! कोई बचाओ इसे! निशा जल्दी से ठंडे पानी की बाल्टी उठाती है और आग बुझाने के लिए मोनिका के ऊपर डाल देती है। मोनिका ठंड में बुरी तरह जम जाती है। सॉरी मोनिका, लेकिन आग बुझाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं था। देख लो, अब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत करोगी तो अंजाम तो ऐसा ही होगा ना। अब इसके आगे मोनिका क्या ही बोलती। वो चुपचाप उठती है और नीचे चली जाती है और इतनी ठंड में ठंडे पानी से भीगकर उसे बुरी तरह सर्दी लग जाती है। अरे मोनिका, ये सर्दी कैसे लग गई तुम्हें? और अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ऊपर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए गई थी, अचानक बीमार हो गई, एकदम से क्या हो गया? ऊपर चूल्हे पर खाना बनाते बनाते मेरी और निशा दीदी की बहस हो गई। मेरे दुपट्टे में चूल्हे से आग लग गई। निशा दीदी ने आग बुझाने के लिए मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। मुझे सर्दी लग गई। अरे तो तुम्हें छत पर खाना बनाने की जरूरत ही क्या थी? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि चूल्हे पर खाना बनाना ही क्यों है, पर तुम ही थी कि मेरी बात नहीं मान रही थी। यहाँ महेश और मोनिका की बात चल रही थी और वहाँ निशा परेशान हो रही थी क्योंकि रोहन के स्कूल के यूनिफॉर्म से चूल्हे के काले निशान निकल ही नहीं रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? जब तक ये निशान निकलेंगे तब तक छत से धूप भी चली जाएगी। अगर हम दोनों के फ्लोर की तरह घर की छत भी अलग अलग होती तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना होती। बस सब बात हो गया, अब तो छत का बंटवारा करना ही पड़ेगा। चलो जी ऊपर, उन दोनों से बात करने चलते हैं। निशा सुनील के साथ मोनिका के फ्लोर पर जाती है और छत के बंटवारे के बारे में बात करती है। अच्छा हुआ जो आप दोनों इस बारे में बात करने आ गए, क्योंकि हम दोनों भी आपसे इसी बारे में बात करने आने वाले थे। हम आज के आज ही इस छत का बंटवारा करवाएंगे। दोनों बहू की रंजिश की वजह से छत के बीच में एक दीवार खड़ी करवाकर छत के 2 हिस्से हो जाते हैं और अपनी अलग अलग छत पाकर दोनों बहू बहुत खुश होती हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। आज कितने दिन बाद आराम से कपड़े धोए, अब तो कपड़े सुखाने का भी कोई झंझट नहीं कि मोनिका आकर काम खराब कर देगी। निशा छत पर कपड़े सुखाती है, लेकिन अब छत इतनी छोटी हो चुकी थी कि थोड़े से कपड़े सुखाते ही छत कपड़ों से भर जाती है। अरे ये क्या हो गया? इतने से कपड़े सुखाते ही छत कपड़ों से भर गई। अभी तो इतने सारे कपड़े बाकी हैं, इन्हें कहाँ पर सुखाऊंगी? इससे अच्छा तो पहले की छत ही थी। इस छत का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इधर कपड़े सुखाने के लिए छोटी सी जगह होने की वजह से निशा परेशान हो रही थी और वहाँ मोनिका। अरे यार, छत पर गेहूं सुखाने के बाद कपड़े सुखाने की तो जगह ही नहीं बची। मैंने तो सोचा था छत का बंटवारा करके फ़ायदा होगा, लेकिन ये तो उल्टा नुकसान हो गया। अब एक साथ दो काम कैसे करूँगी? जब तक छत पर ये गेहूं सूखते रहेंगे तब तक मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी, और जब तक ये सूखेंगे तब तक तो धूप भी चली जाएगी। मम्मा, इसका मतलब अलग अलग छत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? इस पर तो मैं खेल भी नहीं पाऊंगी।
पहले हमारी छत कितनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी सी हो गई। अगर आप और ताई जी लड़ते नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। सही बोल रही हो बेटा, लेकिन तब लड़ने से फुर्सत नहीं थी। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। पहले तो देवरानी जेठानी छत के लिए लड़कर उसका बंटवारा करवा लेती है, और जब बंटवारा हो जाता है तो हिस्से में जरा जरा सी छत आने के बाद दोनों पछताती रह जाती हैं।